कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और पिछली सीरीज कुछ हमने उसमें डाली थी पर्वत श्रृंखलाओं की। दरअसल हम भारत के प्रमुख पर्वत जो हैं, पर्वत चोटियां हैं, उन पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर हिमालय में, तो हिमालय दरअसल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हिमालय हमने स्टार्ट नहीं किया है। हमने जो भारत की प्रमुख चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। और ये पर्वतों पर या चोटियों पर आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी की एक श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्रम बाई क्रम, क्रमबद्ध तरीके से, टॉपिक बाई टॉपिक आपको वीडियो मिलेंगे। जो ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं उनके लिए रिवीजन का होगा, और जो जिसको फ्रेश मिल रहा है, आशा करते हैं आप लोगों को भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि जो छोटे छोटे पॉइंट बनाए जाते हैं, जो एग्जामिनर पकड़ के चलता है, या जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन फैक्टों से आपको अवगत कराना, और विथ मैप, विथ लोकेशन आपको ये बताना, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो दर्रा हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ये बताना कि ये स्थान कहाँ पे है ना, इसकी विशेषताएं क्या हैं। और वो चीज़ आपके, यदि मैपिंग से पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर जाती है, या वो चीज़ आपके माइंड में क्या कर जाती है, घर कर जाती है, फिर कभी वो भूलती नहीं है। तो पढ़िए ऐसा कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, और समझिए ऐसा कि दोबारा भूले ना। सबसे पहला वीडियो हमारा था दक्षिण भारत की, हमने पहाड़ियां बताई हुई थी उसमें। इसके बाद हमने उत्तर भारत की पहाड़ियों को लिया है। दरअसल पहला जो वीडियो था मैंने क्लासरूम से ऐसे ही शूट करके और अपलोड कर दिया था, उसको भी आप लोगों ने पसंद किया है। तो इसको आप देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में मैं मध्य भारत की पहाड़ियों को मेंशन करूंगा, पहाड़ियों को ले रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिए। और यदि संभव हो सके तो आप कॉपी पेन लेके अपना इसको नोट कर लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा, फिर हमेशा के लिए वो आपके हो जाएगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला, है ना। और अरावली पर्वतमाला में स्थित पर्वत, तो ये देखेंगे कि गुजरात के पालनपुर है ना। पालनपुर एक शहर है। तो कि जो अरावली श्रेणी है वो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर और कहां तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। तो दिल्ली में कुछ पहाड़ियां हैं, दिल्ली में कुछ पहाड़ियां हैं जो किसका भाग है, अरावली श्रेणी का ही भाग है। तो हम उनके बारे में कुछ देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि अरावली के सबसे दक्षिण में, है ना, ये दक्षिण ही है, या बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये कौन सा भाग होगा, दक्षिण पश्चिम भाग, है ना। तो ये अरावली श्रेणी का दक्षिण पश्चिम भाग होगा। यहां पर देखेंगे कि ये स्थित है पालनपुर गुजरात में। यहां से स्टार्ट हो आगे अरावली श्रेणी बढ़ती है, और ये अरावली श्रेणी कहां तक जाती है, दिल्ली तक, दिल्ली तक, है ना, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में एक पहाड़ी है जिसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, या कह दें इसी का नाम रायसीना हिल्स, है ना, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स है। इसके बाद इसके दक्षिण में देखेंगे तो इसकी सीमा एक पर्वत जिसका नाम जरगा पर्वत है, जरगा पर्वत, है ना। कितना बेहतरीन नाम है ना, जरगा। चलिए, तो इसकी दक्षिणी सीमा या दक्षिण पश्चिमी सीमा जरगा पर्वत बनाता है, और इसकी उत्तरी सीमा या उत्तर से पूर्वी सीमा कौन बनाता है, दिल्ली में दिल्ली रिज या रायलसीना हिल्स बनाता है। दिल्ली रिज या रायलसीना हिल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो ये है कि रायसीना हिल से दिल्ली रिज में ही राष्ट्रपति भवन, है ना, राष्ट्रपति भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। बार बार रिपीट होता है यहां से क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है, तो आप लगाएंगे रायसीना हिल्स, है ना, या दिल्ली रिज। कहां पर स्थित है, वो है दिल्ली में। अरावली श्रेणी की और बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी टोटल लंबाई, मतलब गुजरात से लेकर और दिल्ली तक इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है, या कह दें अरावली श्रेणी 800 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बात करें तो राजस्थान से निकलेगी बनास नदी, और बनास नदी अरावली श्रेणी को पार करते हुए चंबल में जाकर मिल जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है कि अरावली श्रृंखला को पार करने वाली नदी कौन सी है, तो आप लगाएंगे कौन सी, बनास नदी। कौन सी,
बनास नदी, बनास नदी, क्या ये बनास नदी। चलिए इसके बाद और इसमें बात करें तो देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मतलब विश्व में देखना, विश्व में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो उसमें लगाएंगे आप अपने भारत में स्थित, अपने राजस्थान में स्थित क्या अरावली श्रृंखला। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, तो वो होगी अरावली श्रृंखला या अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बाद और बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है और वो क्वेश्चन ये है कि अवशिष्ट पर्वत का भारत में उदाहरण कौन सा है। अवशिष्ट पर्वत का भारत में उदाहरण कौन सा है, तो उसमें लगाया जाता है क्या अरावली पर्वत श्रृंखला। दरअसल बात यह है कि यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये दबाव और ताप के प्रभाव में इसका बहुत ज्यादा अपरदन हुआ है, इसके बड़े बड़े शिलाखंड टूटकर बिखर गए हैं, अतः ये एक अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, अर्थात इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आपको बताएं कि अरावली श्रृंखला में ही क्या स्थित है, माउंट आबू पर्वत स्थित है। अरावली श्रृंखला में ही माउंट आबू स्थित है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर मानी जाती है। एक चीज और आपको बताएं, यहाँ अरावली पर्वत से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इतिहास से संबंधित है। दरअसल बात यह है कि जब पृथ्वी में क्या बढ़ गया, अनाचार और दुराचार बढ़ गया, दैत्यों का प्रकोप बढ़ गया, तो गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पर एक यज्ञ किया। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर, माउंट आबू पहाड़ी पर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, एक हवन रचाया, यज्ञ रचाया और उस अनुष्ठान से ही जो अग्नि है, अग्नि से ही 4 योद्धाओं ने जन्म लिया और वो योद्धा थे चालुक्य, प्रतिहार, परमार और चौहान। अर्थात यहीं से दुनिया में या हमारे भारत में क्या हुआ, क्षत्रिय कुल की परंपरा चालू हो गई। तो इनके जो जन्मदाता हैं वो माने जाते हैं गुरु वशिष्ठ और ये इतिहास का फैक्ट है। अरावली पर्वतमाला के बाद हम आएंगे कौन सा, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा हमारा भिंड मुरैना क्षेत्र बनाता है। इसके बाद इसमें देखें तो विंध्य पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है, या विंध्य पर्वतमाला छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है। हम आपको बता दें, पहली ये जो पश्चिम की श्रेणी है इसको विंध्य श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मध्य श्रेणी है इसको कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो इसकी पूर्वी श्रेणी है वो भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कैमूर श्रेणी विंध्य पर्वत श्रृंखला के कौन से भाग में है, तो आप क्या लगाएंगे, मध्य में। इसके बाद भांडेर श्रेणी विंध्य पर्वत श्रृंखला के कौन से भाग में है, तो आप लगाएंगे पूर्वी भाग में। इसके बाद आएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी छोर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे, विंध्य की श्रेणी। चलिए विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में चलते हैं और यहां पर हमें मिलेगा क्या, नर्मदा की भ्रंश घाटी। यहां पर मिलेगा नर्मदा की भ्रंश घाटी, अर्थात यहां पर नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, जो कहां से, मैकाल पर्वत से निकली हुई है। मैकाल पर्वत में ही स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। पहली नदी नर्मदा निकले, नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारनदपुर का निर्माण करती है। इसके बाद बात करें तो अमरकंटक से ही एक नदी और निकलती है, वो है सोन नदी। और सोन नदी आगे जाकर कहां पे, पटना के पास गंगा से मिल जाती है। चलिए ये भ्रंश घाटी आप याद रखिएगा कि नर्मदा की भ्रंश घाटी किसके दक्षिण में है, तो वो है किसके, विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में है ताप्ती की भ्रंश घाटी। मतलब ये कि ताप्ती नदी है ना अपनी भ्रंश घाटी में बहती है और ताप्ती नदी के ही नाम पर ताप्ती भ्रंश घाटी, उसका नाम ताप्ती भ्रंश घाटी कर दिया गया है। चलिए एक चीज आएगा आपके दिमाग में कि सर ये भ्रंश घाटी है ना, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये भ्रंश घाटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं है ना, कोई पर्वतीय क्षेत्र है या कोई मैदानी क्षेत्र है, किसी वजह से या दबाव की वजह से
दबाव की वजह से ये मैदानी क्षेत्र बीच में धंस जाता है और ये निर्माण क्या करता है, भ्रंश घाटी का, ये निर्माण करता है भ्रंश घाटी का। ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है और विंध्य पर्वतमाला है, ये भ्रंश घाटियों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कह दें कि ये विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला किसके किनारे पर स्थित है, भ्रंश घाटियों के किनारे पर स्थित है। दरअसल ये कोई पर्वत ना होकर भ्रंश घाटी की कगार है ना। दरअसल ये कोई पर्वत ना होकर भ्रंश घाटी की कगार है। हम आपको बताएं कि जैसे ये मैदानी भाग है और इस मैदानी भाग का बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया, धंस गया, तो इस क्षेत्र में हो गया विंध्य पर्वत श्रृंखला और इस क्षेत्र में हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बात करते हैं। ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के कहां पर, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। एक चीज यहां पर और बताने लायक है और वो है कि जितने भी भारत की पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं वो सभी एस्चुरीय ज्वार नदबुक का निर्माण करती हैं। इसके बाद पूरब की तरफ पर बहने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। शायद पिछले वीडियो में हमने एस्चुरी, ज्वार नदमुख या डेल्टा के बारे में बताया था कि इनमें क्या अंतर होता है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम बात करें, ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है जो नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित है और किसके, ताप्ती भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे पश्चिमी चोटी होगी राजपीपला। राजपीपला एक श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इसके बाद पूरब में चलते हैं तो पूरब में आता है महादेव पर्वत श्रृंखला, जहां पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। यही धूपगढ़ स्थित है, धूपगढ़ है ना, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर, है ना। इसको आप नोट करेंगे। दो ऊंचाई बताई, दो पहाड़ियों के नाम बताए हमने। एक बताया कौन सा, गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी बताई हमने महादेव पर्वतमाला में स्थित, है ना, कौन सी, धूपगढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। एक चीज और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है और पूछा जाता है कि पचमढ़ी कहां पर स्थित है, तो पचमढ़ी महादेव पर्वत पर स्थित है। और ये बता दें कि पचमढ़ी को मध्य भारत का हिल स्टेशन कहा जाता है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हिल स्टेशन क्या कहलाता है, तो जहां की वायु, जहां का क्लाइमेक्स, जहां की वर्षा अत्याधिक मतलब सुंदर दृश्य होता है, वो क्षेत्र कहलाता है क्या, वो क्षेत्र कहलाता है क्या, है ना, हिल स्टेशन। इसके बाद महादेव के पूर्व भाग में चलते हैं तो आता है मैकाल, क्या, मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत भी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। मैकाल पर्वत पर स्थित है अमरकंटक जो एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है और ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में आता है। ये क्वेश्चन और बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो आप सीधा सा उसमें आंसर लगाएंगे, वो है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लॉक पर्वत का क्या है, उदाहरण है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित, है ना, दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित जो पर्वत होगा उसी को क्या बोला जाएगा, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो इधर देखिए ऊपर है नर्मदा की भ्रंश घाटी और नीचे है किसकी, ताप्ती की भ्रंश घाटी। अतः आप याद करेंगे कि सर ने बताया था दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित जो पर्वत है उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। अर्थात याद रखिए कि ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है वो क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं झारखंड में। तो झारखंड में दो पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। झारखंड में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। यहां से ये पूछ दिया जाता है कि छोटा नागपुर के पठार को जो झारखंड में फैला हुआ है उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रूर प्रदेश, क्योंकि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, अतः ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। तो राजमहल, है ना, राजमहल किस पठार पर स्थित है, तो आप लगाएंगे कि छोटा नागपुर पठार, या कहते हैं छोटा नागपुर के पठार में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आप लगाएंगे राजमहल पहाड़ी या पारसनाथ की पहाड़ी। चलिए आपको बता दें कि पिछली क्लास में पिछला जो वीडियो हमने शूट किया हुआ था, क्लासरूम वीडियो था, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को उसमें हमने बताया हुआ था, कुछ पहाड़ियां बताई हुई थी। इसके बाद पूर्वी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां कुछ छूटी हुई थी, मतलब बताया नहीं था, चर्चा नहीं कर पाते, यहीं से वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, है ना। तो आप देख लीजिए उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्कल तट, और उड़ीसा से देखें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक पहाड़ी मिलता है जिसको महेंद्रगिरी की पहाड़ियां बोला जाता है, अर्थात महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां।
महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, इतना आपने पढ़ा है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर कभी भी नहीं भूलेगा। तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां या मुख्य पहाड़ियां आपको याद रहेंगी। चलिए इसको एक बार रिवीजन करते हैं और खत्म करते हैं है ना। देखिए सबसे पहले हमने बात किया, और वो बात किया अरावली पर्वतमाला, इसके बारे में बताया कि यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वतमाला है। इसके बाद और बताया कि यह दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत के बारे में बताया कि ताप और दाब वर्षा के प्रभाव से पहाड़ियों का या पत्थरों का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बढ़ जाते हैं और यह एक अवशिष्ट के रूप में, अवशेष के रूप में बचा रहता है। एक चीज और बता दें कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। हम एक वीडियो लेके आएंगे, ये युग है ना, युग है, युगों का जो बंटवारा है, सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे, कौन से काल में कौन सी घटना हुई है ना, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन युग जिसका टाइम पीरियड है 60 करोड़ वर्ष है ना, मतलब ये कि जो अरावली पर्वतमाला है 60 करोड़ वर्ष पूर्व की बनी हुई है और आज भारत में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है। चलिए हम बात करें इसके बारे में, तो इसकी लंबाई हमने बताई थी टोटल 800 किलोमीटर। कहां से? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाता है। टोटल लंबाई इसकी 800 किलोमीटर बताई थी है ना। सबसे दक्षिण में जरगा पर्वत है, सबसे दक्षिण में जरगा पर्वत है जो इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। इसके बाद इसके उत्तर में यह पर्वत दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली में एक पहाड़ी बताई थी जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, वो है रायसीना हिल्स या दिल्ली रिज। इसके बाद और आगे बढ़े तो इसमें एक बताया था यहां पर एक पर्वत स्थित है और उस पर्वत को माउंट आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। माउंट आबू के ऊपर एक चोटी और स्थित है जिसको गुरु शिखर कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन, और वो ये है कि माउंट आबू पर्वत पर एक क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जो जैन मुनियों का, ये जैनों का क्या है, धार्मिक स्थल है, तो उसको बोलते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ना। याद रखिएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ना। क्वेश्चन यहां से आता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां स्थित है, तो आप लगाएंगे माउंट आबू पर। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन इससे और बताया कि यहां से बनास नदी निकलती है, अर्थात बनास नदी अरावली पर्वतमाला को काटती है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं विंध्याचल श्रेणी पर या विंध्याचल पर्वतमाला पर। तो विंध्याचल पर्वतमाला पे हमने बात की, इसकी सबसे पश्चिमी सीमा विंध्य श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसके मध्य वाली सीमा, इसके मध्य वाली पहाड़ी कैमूर श्रेणी के नाम से जानी जाती है, कैमूर पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके सबसे पूर्व में भांडेर श्रेणी स्थित है। इसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला के बाद आ जाते हैं हम कहां, नर्मदा भ्रंश घाटी, और नर्मदा भ्रंश घाटी के नीचे स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला, और सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे स्थित है ताप्ती की भ्रंश घाटी। अब जब ऊपर नर्मदा भ्रंश घाटी और नीचे ताप्ती भ्रंश घाटी, तो बीच में हो गया सतपुड़ा पर्वतमाला, और दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वतमाला को ब्लॉक पर्वतमाला कहते हैं। इसलिए जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद और बताया कि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए एक सूर्य का निर्माण करती है और कहां गिर जाती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद नर्मदा नदी भी अपने पश्चिम की ओर बहते हुए, ढाल में बहते हुए कहां जाती है ना, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद और बात करें तो सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी श्रृंखला जो है वो राजपीपला के नाम से जानी जाती है। इसके राजपीपला के पूरब में महादेव की पहाड़ी स्थित है, पर्वत पर ही, धूपगढ़ चोटी पर ही स्थित है क्या, पचमढ़ी, जिसको मध्य भारत का हिल स्टेशन कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो महादेव के पूरब में मैकाल की श्रेणी है। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी, मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला की कौन सी श्रेणी, सतपुड़ा पर्वतमाला की कौन सी चोटी अर्धचंद्राकार स्थिति में स्थित है, अर्धचंद्राकार स्थिति में स्थित है, तो आप लगाएंगे मैकाल की श्रेणी, अर्थात मैकाल जो पर्वत श्रेणी है वो अर्धचंद्राकार स्थिति में स्थित है ना, अर्धचंद्राकार स्थिति में स्थित है। एक चीज और बता दें कि मैकाल श्रेणी में स्थित है अमरकंटक, जहां से दो नदियां, प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं। पहली नदी निकलेगी नर्मदा और दूसरी निकलेगी सोन अपने पूरब की ओर बहते हुए कहां से मिल जाती है, पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद नर्मदा अपने पश्चिम में भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। चलिए
इसके बाद आगे बढ़ते हैं झारखंड में, है ना। झारखंड में एक क्वेश्चन और बताया आपको कि सतपुड़ा पर्वतमाला 4 राज्यों से गुजरने वाली पर्वतमाला है। सबसे पहला गुजरात से स्टार्ट होकर, है ना, गुजरात से स्टार्ट होकर और राजस्थान का कुछ क्षेत्र इसमें छूता है। इसके बाद महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है और महाराष्ट्र के बाद ये प्रवेश कर जाता है मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा पर्वतमाला 4 राज्यों में है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। इसको याद रखिएगा कि सतपुड़ा पर्वतमाला 4 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात और थोड़ा राजस्थान में टच करता है। चलिए इसके बाद हम आते हैं कहां, झारखंड में। और झारखंड में देखेंगे कि यहां पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। इसके बाद यहां पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित है ना। इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण में। दक्षिण में कौन सी है? दक्षिण में उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, दक्षिण में स्थित महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हमने पिछले वीडियो में, है ना, पूर्वी घाट पर्वतमाला की जितनी भी पहाड़ियां हैं पढ़ा दी थी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की जितनी भी पहाड़ियां हैं पढ़ा दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र में जितनी भी पहाड़ियां थी हमने बता दी थी, है ना। इसके बाद हमने कर्नाटक की पहाड़ियां बताई थी, बाबा बुदान की पहाड़ियां, है ना। इसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां हम बता चुके हैं। इसको देखना है, दक्षिण भारत की पहाड़ियां देखना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये मध्य भारत की आपकी पहाड़ियां हो गई, इनको आप देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और आप देखेंगे कि आप पहाड़ियों से संबंधित तीनों वीडियो देखने के बाद भारत की कोई भी पहाड़ी ऐसी नहीं होगी जो आपसे छूटेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल प्रयाग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद।